जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और एक क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, बताइए। कृषि, कानून व्यवस्था, नागरिकता, भूमि एवं राजस्व। तो पूछा गया है कि कौन सा जो है विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा नागरिकता, ठीक है। सी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, बताइए। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर हमने आज जो है 100 क्वेश्चंस लिए हैं। तो क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर कि कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन, राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है या किस आर्टिकल के तहत की जाती है। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और समानता जो है राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, बताइए। 400, 500, 450 या 550। तो आंसर हो जाएगा 500। बेटा यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निम्न सदन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा है, ठीक है। किसी भी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। यहाँ पर पूछा गया था अधिकतम, अधिकतम कितनी होती है, 500, ठीक है। परंतु दोस्तों 3 राज्य इसके अपवाद हैं। ये 3 राज्य कौन से हैं, गोवा की जो है 40 है, और मिजोरम की दोस्तों 40 है, और जो सिक्किम की है 32 है, ठीक है। तो ये इसके अपवाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तब आप लोग आंसर लगाइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने बेटा जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है, बताइए। मक्का, जौ, गेहूं, धान। तो ये जो है गेहूं की प्रजाति है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाजरा के लिए बीज दर है क्या है, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों बाजरा है, इसके लिए जो है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है, ठीक है। बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है, टपक सिंचाई विधि, पूर्ण विधि, छल्ला विधि या प्रवाह विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8, टपक सिंचाई विधि जो है ये सर्वाधिक पानी की बचत होती है इस विधि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है कौन सी है, बालियां निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो कल्ले निकलना दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी, भूगर्भ विज्ञान, पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी। बेटा इसको जो है इडेफोलॉजी कहते हैं। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, उपरोक्त सभी आधारों पर। बेटा पूछा गया है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर जो है कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये सभी जो है आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो दिए हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्टिगेशन का संबंध है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन देता है। ऑप्शन है यहाँ पर परागण से, निषेचन से, संकरण से या जल एवं उर्वरक देने से। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जल एवं उर्वरक देने से जो है फर्टिगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है, बेल, आंवला, संतरा, सेब, बताइए। बेटा यहाँ पर जो संतरा है दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा मुरब्बा बनाने के लिए जो है संतरा जो है अनुपयुक्त फल है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? 65, 75, 45 या 55? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 65% जो है कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। नेक्स्ट है, चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण एवं तना, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा पोत एवं अंतराल जो है ये चित्रकला के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, पढ़िए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है कि विरोधी रंग कौन से हैं, बताइए। लाल हरा, हरा नीला, पीला लाल, नीला बैंगनी। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये जो है विरोधी रंग है। ठीक है, विरोधी रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिला देने से भूरा रंग का निर्माण होता है। बेटा ऐसे रंग को विरोधी रंग कहते हैं। ठीक है, जो लाल और हरा को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? भूरा रंग बनता है। ठीक है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? M.F. हुसैन, अवनींद्र नाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। तो जो आधुनिक भारतीय कला का जो पितामह है बेटा ये अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने। पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली। कंपनी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली। बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। बेटा यहाँ पर इसका सही क्रम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है? बताइए। संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मकरंद। तो आंसर हो जाएगा संगीत रत्नाकर जो है ये सारंग देव द्वारा रचित है। ठीक है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आमद शब्द संबंधित है, बताइए। तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आमद शब्द है ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंची टॉप एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? आम की, लीची की, केला की या सेब की? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइए। बेटा जो है केला की बीमारी है। ठीक है, जो बंची टॉप है ये एक केला की बीमारी है। नेक्स्ट है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओयासियो, केनारीज, ब्राजील, बेंगेला। आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, दोस्तों जो ब्राजील धारा है ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है और यह धारा उच्च तापक्रम और उच्च लवणता वाली धारा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए। चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। बेटा जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ड्राकेंसबर्ग पर्वत है इसका स्थानीय नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वाथा लंबा है और इसका जो विस्तार है दो देशों दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन है यहाँ पर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो दोस्तों जो बुध है इसका कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सौर मंडल में बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से? बुध और शुक्र। ठीक है, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सूर्य जो है सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है कौन सा है? चंद्रमा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि जो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। और बेटा जो मंगल ग्रह है इसके दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? डीमोस और फोबोस। ये जो है दो उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है, बताइए किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की, दादरा एवं नगर हवेली की, दमन एवं दीव की, अरुणाचल प्रदेश की। ये बेटा जो है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि लक्षद्वीप है इसकी राजधानी क्या है, तो कवरत्ती जो है इसकी राजधानी है। और बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, सी जिसने इसका आंसर दिया उसका सही होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है, बताइए। छत्रक हिमोड़, विभ्रंश घाटी या डोलाइन। तो आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी का निर्माण जो है भ्रंशन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है, बताइए। पूर्णमासी, अमावस्या, प्रथम चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। तो दोस्तों बात की गई चंद्र ग्रहण की, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है पूर्णमासी को पड़ता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको थोड़ा। साथियों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जैसे मान लिया ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है और ये क्या है, चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है। तो जब बेटा जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब ये जो पृथ्वी है ये जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक है, तब क्या होगा, तब बेटा जो है जो सूर्य की रोशनी है ये चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी है बेटा ये चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, तब जो है इसलिए जो चंद्रमा में अंधेरा छा जाता है और ये जो है चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है। यह सदैव पूर्णिमा को होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या 25 अक्टूबर 1948 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। वर्तमान में इसके जो है 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 21 वर्ष है। अगर वहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है जो मतदान की आयु क्या है, तो 18 वर्ष है। लोकसभा या विधानसभा सदस्य की जो आयु है कितनी है, 25 वर्ष है। और वहीं पर जो राज्यसभा विधानसभा परिषद जो हेतु जो आयु है कितनी है, 30 वर्ष है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, बताइए। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में या गोलकनाथ के मामले में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालयों में, जिला एवं सत्र न्यायालयों में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालयों में। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, बताइए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का स्पीकर। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक से संबंधित है ये, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इस शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है, बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑप्शन है यहाँ पर एडम्स, फ्रोबेल, डीबी, ओबी, स्मिथ। तो जो शिक्षा दोस्तों है इसको द्विध्रुव किसने कहा है, एडम्स ने कहा है, ठीक है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में दो व्यक्ति शामिल होते हैं। कौन कौन से दो व्यक्ति शामिल होते हैं, शिक्षक और शिक्षित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, बताइए। दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास। बेटा यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी इसमें जो राजनीतिक शास्त्र ये भी सम्मिलित है, भूगोल भी सम्मिलित है और जो इतिहास है ये भी सम्मिलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए, बताइए। 55 अंश, 65 अंश, 45 अंश, 35 अंश। तो आंसर हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म।
तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जैन धर्म जो है ये त्रिरत्न में विश्वास करता है। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैन धर्म के बेटा जो त्रिरत्न है कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। बड़े अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर कौन है, तो महावीर स्वामी है। और इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके 5 महाव्रत कौन से हैं, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? बताइए। ऑप्शन है भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भवभूति। ठीक है, भास नामक कवि ने स्वप्नवास, वदत्ता एवं चारुदत्ता नामक ग्रंथों की रचना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हर्षचरित है और जो कादम्बरी है, ये जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव इसकी रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह सेकंड ने। तो आंसर हो जाएगा जय सिंह सेकंड ने बेटा जो है जो दिल्ली का जंतर मंतर है इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए। 1878, 1880, 1885, 1888। तो ये बेटा जो है 1878 में पारित हुआ था। ठीक है, और यह अधिनियम बेटा वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इस अधिवेशन में बेटा जो है कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और कांग्रेस की जो स्थापना है ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए। जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जे.बी. कृपलानी, नरसिंह मेहता। इसने इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाया है, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कि दोस्तों जो भूदान आंदोलन था इसका प्रारंभ जो है विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 18 अप्रैल 1951 को किया था। ठीक है, और दोस्तों जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे को पहला भूदान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पंचमपल्ली ग्राम में मिला। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? बताइए। ये काफी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। तो दोस्तों पूछा गया है कि संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर जो भगत सिंह है बेटा इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। सर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया था। ठीक है, कब लूटा गया था? तो 9 अगस्त 1925 को, AUG अगस्त, ठीक है 1925 को जो है इसको लूटा गया था, ध्यान रखिएगा। और बेटा इस कांड में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 29 पर काकोरी खड़ेंड कांड में मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसमें बेटा 4 क्रांतिकारियों जो कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनको गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को जो है फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में, तथा जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं इनको गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बेटा ध्यान रखिएगा जो चारों हैं ये नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो भगत सिंह बेटा है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुबंधु, घटाकर पर, छपड़क, वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? बताइए। यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। बेटा ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। चौसा का युद्ध जो है बताइए कब हुआ था? देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। तो दोस्तों यहाँ पर चौसा का युद्ध है बेटा ये 1539 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो घाघरा का युद्ध है कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें, बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पढ़िए ध्यान से बेटा। यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं ऑप्शन देखिएगा, तो जो वारेन हेस्टिंग है, क्लाइव है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड वेलेजली है। तो आइए देखिए पहले यहाँ पर दोस्तों, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनका जो कार्यकाल था 1757 से 1760 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों जो द्वितीय कार्यकाल था ये था 1765 से 1767 ईस्वी, ठीक है। और जो बेटा वारेन हेस्टिंग है, इनका जो कार्यकाल था 1772 से 1785 ईस्वी। और जो बेटा कॉर्नवालिस है, इनका कार्यकाल था 1786 से 1793। जो लॉर्ड वेलेजली है, इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी, ठीक है। तो इसका जो सही कालक्रम अनुसार जो है इनका सही व्यवस्थित क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्लाइव, ठीक है, क्लाइव हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। फिर जो है कॉर्नवालिस हो जाएंगे और इसके बाद जो है लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे, ठीक है। डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बेटा जो है सुंदरवन पाए जाते हैं। यूनेस्को द्वारा सुंदरवन को बेटा 1987 में विश्व धरोहर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। और बेटा इसमें जो है बंगाल टाइगर सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? बताइए किस नदी पर हुआ है? महानदी, चंबल, सतलज, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महानदी में जो है इसका निर्माण हुआ है। हीराकुंड बांध बेटा उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सतलज नदी बेटा जो है इस पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थापित है। और दोस्तों भाखड़ा बांध सागर का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ध्यान रखिएगा। ये जो भाखड़ा बांध है ये संसार का सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध है। जबकि चंबल परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर निर्मित है और यह परियोजना बेटा मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? बताइए। कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मरुस्थल, ठीक है। और दोस्तों जो सहारा मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। और कालाहारी जो मरुस्थल बेटा है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ये भी। जबकि दोस्तों जो आटाकामा मरुस्थल है ये चिली में पाया जाता है। जो आटाकामा मरुस्थल है इसमें नाइट्रेट का बृहद भंडार पाए जाने के कारण चिली नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और साथ में जो थार मरुस्थल है ये भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक, पोटास। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक की कमी से जो है धान का खैरा रोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 है, बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। क्वेश्चन है कि आलू है, बताइए। जड़, तना, पुष्प, पत्ती। तो आंसर हो जाएगा तना है आलू, ठीक है। तो दोस्तों आलू है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका का पेरू है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट खरीफ की फसल है, बताइए। गेहूं, धान, आलू, चना। तो यहाँ पर जो धान बेटा है ये खरीफ की फसल है। भारत में दोस्तों कितने प्रकार की फसलें होती हैं? बताइए। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की उसमें फसल होती है इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि आते हैं। और जो रबी की फसलें होती हैं इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि आते हैं। और जो दोस्तों जायद की फसल होती है इसके अंतर्गत खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि को रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मक्का का जन्म स्थान है, बताइए। मक्का का जो बेटा जो जन्म स्थान है कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है, कैसा होता है? नीला, सफेद, लाल, पीला। तो जो है नीला होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध है किससे है? सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फल विज्ञान से। तो आंसर हो जाएगा बेटा सब्जी विज्ञान से इसका संबंध है, ठीक है। पोमोलॉजी दोस्तों जो है ये फल विज्ञान से इसका संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्लोरिकल्चर है बेटा इसका संबंध किससे है? पुष्प विज्ञान से है। जो एग्रीकल्चर है इसका संबंध फसल विज्ञान से है, ठीक है। तो ये आप लोग तीनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? बताइए। मेथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एथिलीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पपेन का स्रोत क्या है? बताइए। जो पपेन है इसका स्रोत क्या है?
आम, बेल, पपीता, केला। तो आंसर हो जाएगा पपीता है। पपेन पपीता में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, और जो पपीता है इसमें विटामिन ए जो है पाया जाता है, और इसकी मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए। तो लीची फल है बेटा, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिल या अंता फल भित्ति। तो इसका जो है मांसल एरिल खाया जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अमरूद बेटा है इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भित्ति खाया जाता है। पपीता का भी हमने आपको बताया है कि मध्य फल भित्ति खाया जाता है। बेल का बेटा जो है अंता फल भित्ति खाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताइए। 61 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। ऑप्शन है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो बेटा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस भारतीय हॉकी के महान जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दोस्तों 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे, कब प्रारंभ हुए थे? सन 1986 में, सन 1896 में, सन 1906 में या सन 1916 में? बेटा जो है सन 1996 में प्रारंभ हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत बेटा 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एथेंस में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा रक्त एवं मूत्र द्वारा जो है डोपिंग परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी, कोच, शिक्षक, वैज्ञानिक। तो ये बेटा कोच को दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और इसके अंतर्गत जो है 15 लाख रुपए एवं गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 42वां जो संशोधन हुआ था इसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और इसी संशोधन अधिनियम के तहत जो है समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। और वहीं पर अगर बात की जाए जो 44वां संशोधन हुआ था इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, और इसे जो है बेटा विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। काहिरा, मार्गेरिटा, दिल्ली, लुसाका। तो बेटा ये जो है मार्गेरिटा में हुआ था। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, या यह एक सामाजिक अधिकार है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार है, यह जो है एक विधिक अधिकार है। ठीक है, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आंसर हो जाएगा बेटा तमिलनाडु में जो है द्वितीय सदन नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो है राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में बेटा कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। यहाँ पर बेटा जो है विधान परिषद है। ठीक है, ये कुल 6 राज्य हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, इस संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? बताइए। 52वां, 73वां, 42वां या 86वां? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86वां जो संशोधन हुआ था इसके तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है ये मौलिक अधिकार बन गई है। दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, और नए अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों जो 52वां जो संशोधन हुआ था इसमें दोस्तों जो है दल बदल संबंधित संशोधन था ये, और जो 73वां जो संशोधन हुआ था ये जो है पंचायती राज से संबंधित संशोधन था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? बताइए। फीमर, इसको जो है उर्वरास्थि बोलते हैं,
अंतर्जंघास्थि, बहिर्जंघास्थि या प्रगंडास्थि? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर फीमर जो है ये सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी? बेटा जल में घुलनशील विटामिन की बात की गई है, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों विटामिन सी है, इसका नाम क्या है? स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ए है, इसका नाम रेटिनाल है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेराल। जो विटामिन ई है इसका नाम है टोकोफेराल। और जो विटामिन के है इसका नाम है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, और दोस्तों जितने भी विटामिन है ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, मतलब बी और सी को छोड़ करके जितने विटामिन है सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है। क्या है क्वेश्चन? कि एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्याम पट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो उसका दृष्टि दोष है। बताइए क्या है इसका दृष्टि दोष? देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ऑप्शन है यहाँ पर दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष या वर्णांता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो दोष होता है वो वस्तु जो है दिखाई देती है। जैसे मान लो दूर दृष्टि दोष है, तो दोष मतलब होना चाहिए कि जो दूर की वस्तु है वो ना दिखाई दे, लेकिन इसमें उल्टा होता है, जो नाम होता है वो ही सही होता है। जैसे मान लो दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या कहा गया था कि श्यामपट्ट पर जो लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, मतलब दूर की वस्तु को देख लेती है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसके बेटा निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी, टाइफाइड? तो आंसर हो जाएगा तपेदिक या टीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर यानी शुद्ध एवं विकृत होते हैं? बताइए। बेटा पूछेगा कुल की बात की गई, कुल कितने स्वर होते हैं, तो आप लोग साथ नहीं लगाइएगा क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ शुद्ध और विकृत दोनों। तो दोस्तों ये जो है 12 होते हैं। ठीक है, भारतीय संगीत में जो है कुल स्वर कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 होते हैं शुद्ध स्वर। ठीक है, और जो बाकी होते हैं ये जो 5 होते हैं बेटा ये विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये सभी को मिलाकर के जो है कितने हो गए? 12 हो गए हैं। 7 स्वर तो आपको मालूम होगा कि सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये कितने स्वर हैं? 7 हैं, ये शुद्ध स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रति वर्ष होता है? बताइए। मुंबई, अमृतसर, आगरा, जोधपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन दोस्तों ये प्रथम आयोजन जो है 1952 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1952 में। अगला क्वेश्चन है तानसेन दरबारी गायक थे, किसके दरबारी गायक थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब? बेटा जो है अकबर के जो है दरबारी गायक थे ये। अगला है कि जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता थे? बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर राजतरंगिणी, स्वरमेल, कलानिधि, गीत गोविंद या हृदय कौतुक? तो आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। दोस्तों जो जयदेव थे, जयदेव गीत गोविंद के साथ साथ जो रति मंजरी है इसके भी लेखक थे। ठीक, और दोस्तों जो रामा माते हैं ये जो है स्वरमेल एवं कलानिधि के लेखक थे। और जो हृदय नारायण देव हैं इनकी जो जो रचना कौन सी थी? हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। ठीक है, और जो कल्हड़ बेता है इनकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है परिप्रेक्ष्य होता है? बताइए। पटल की गहराई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई या चित्र की गोलाई? तो दोस्तों जो परिप्रेक्ष्य होता है ये पटल की गहराई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है जैन, सनातन, बौद्ध, ईसाई? तो दोस्तों जो अजंता की चित्र हैं ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर दूर जो है पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। और 1983 में, कब बेटा? 1983 में जो है इसको यूनेस्को द्वारा अजंता एवं एलोरा को विरासत जो है स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है? क्या कहलाता है? स्फुमेटो, एचिंग, हैचिंग या चिरास्क्यूरो? तो जो है हैचिंग कहलाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में?
तो दोस्तों जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भिलाई इस्पात कारखाना है कहाँ पर स्थित है, ये जो है बेटा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इस्पात कारखाने संयंत्र कौन कौन से हैं? भिलाई इस्पात कारखाना बेटा कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउरकेला इस्पात कारखाना बेटा कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, झारखंड में है। दुर्गा इस्पात कारखाना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और इसको इस्पात कारखाना जो है ये पश्चिम बंगाल में है। सलेम इस्पात कारखाना बेटा जो है तमिलनाडु में है। जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कारखाना ये भद्रावती जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण है? स्लेट, संगमरमर, शैल या ग्रेनाइट? तो आंसर हो जाएगा बेटा शैल जो है ये अवसादी शैल का उदाहरण है। और भी ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। शैल हो गया, जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, कोयला, ये सभी क्या है, ये जो है अवसादी शैल के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य की ओर, सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर? बेटा इसकी जो दिशा होती है सूर्य से दूर होती है। ठीक है, 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समनति, नतिलंब घाटी, होंगबैग या ग्राबेन? तो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा भ्रंश से संबंधित है, तो ग्राबेन संबंधित है। ठीक है, जब दो समांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो बेटा उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जर्मन भाषा में दोस्तों इस प्रकार की जो घाटी है इसको ग्राबेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, बताइए? आटाकामा, अरेबिया, गोबी, कालाहारी? तो यहाँ पर दोस्तों जो गोबी है ये जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है और यह चीन के कब्जे वाले तिब्बत और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, और यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है, बताइए? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है, बताइए? गांधी सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जवाहर सागर या गोविंद सागर? तो आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो रिहंद बांध है ये परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी जो सहायक नदी है रिहंद पर स्थित सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस जिले में स्थित है तो बेटा सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे जो है रेणु सागर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है कि सिप्पिला जो है प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, बताइए? जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, सिक्किम का या हिमाचल प्रदेश का? बेटा जो है हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है सिप्पिला। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ के और क्या दर्रे हैं तो यहाँ पर दोस्तों रोहतांग और जो बड़ा लाचाला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो काराकोरम, जोजिला और बुर्जी दर्रा दोस्तों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में बेटा जो है मान्ना दर्रा और नीति दर्रा है और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा है। ठीक है, तो ये आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, बताइए? किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का या उपयुक्त में से कोई नहीं? बेटा यहाँ पर जो है शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, बताइए क्या है? कैलेंडर, मानचित्र, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर? तो आंसर हो जाएगा मानचित्र है। दोस्तों मानचित्र बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है भौतिक मानचित्र और दूसरा होता है राजनैतिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है ये पृथ्वी की आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को जो है दर्शाता है। और साथियों जो राजनैतिक मानचित्र है ये राज्यों, नगरों एवं गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताइए। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो बात की गई है दोस्तों मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार से जो है भाग 3 संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। मूल रूप से जो है संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, मतलब जो मौलिक अधिकार थे कितने थे वर्ष पहले, तो कितने थे, 7 थे। लेकिन दोस्तों जब 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा, संपत्ति का जो अधिकार था इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अतः दोस्तों वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन जो है इसमें किया गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों भाग 4 में शामिल अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उपबंध करता है। अतः दोस्तों 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 पंचायतें नाम से जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, बताइए। न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, पेरिस में। दोस्तों इसका मुख्यालय बेटा हेग में स्थित है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो बेटा 3 अप्रैल 1946 को की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, ये बेटा बताइए क्या होगा आंसर, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में ये शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है उल्लेख किया गया है। और बेटा अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि और बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटने की जो है प्रोत्साहन देना उपलब्ध बंदों का उल्लेख करता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 51, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, बताइए कब शुरू किया गया था। 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। बेटा ये जो है 1952 में शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, बताइए। शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती के मामले में। संविधान के भाग 20 में दोस्तों अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। बेटा जो अनुच्छेद 213 है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, बताइए। राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षेस यानी दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा जापान जो है इसका सदस्य देश नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के दोस्तों भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान कुल 8 सदस्य देश हैं। और इसकी बेटा जो स्थापना है ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1905 के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। दक्षेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान ने जो है वर्ष 1980 में दिया था। किसने दिया था? जियाउर रहमान ने, ठीक है। इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है 1985 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन बेटा है यहाँ पर कि चंद्रग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है, बताइए।
ऑप्शन है पूर्णमासी, अमावस्या, प्रथम चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। बेटा इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मान लीजिएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, भी आप लोग कमेंट करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।